Very good evening to all of you. I am Satish Pangal, Assistant Professor of Geography from Government PG College for Women, Rohtak. In this video, we will discuss the effect of economic activities on environment, which comes under the paper of Economic Geography. Effect of primary activities on environment. हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर डिवीज़न करके उनका जो है पर्यावरण पर प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले जो प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं उनका पर्यावरण पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग अर्थात शिकार जो है जैव विविधता में एक असंतुलन पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों के विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। अब आप सपोज कीजिए कि किसी क्षेत्र से पर्टिकुलर अगर कोई जीव का या किसी जानवर का शिकार किया जाता है तो उससे जो उस क्षेत्र की जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण अन्य जीव भी प्रभावित होंगे और पूरे क्षेत्र की जो फ्लोरा फोना अर्थात जो प्राणी जगत है और वनस्पति हैं वो प्रभावित होंगी। अगर हम मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसंधान को देखें तो 21वीं सदी के दौरान लगभग 25% प्रजातियां केवल शिकार के कारण ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं। हालांकि जब हम फूड गैदरिंग अर्थात खाद्य संग्रहण की बात करते हैं तो जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला खाद्य संग्रहण पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इसी श्रृंखला में जो प्राथमिक गतिविधियां हैं, हम फिशरी अर्थात मत्स्य का प्रभाव देखते हैं। हमें पता है कि ओवर फिशिंग अर्थात जब एक मात्रा से अधिक मात्रा में मछलियों का पकड़न होता है या उनकी फिशरी की जाती है तो कुछ मैरीन स्पीशीज इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिससे मैरीन इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जो मछलियां अन्य मछलियों या अन्य जो समुद्री जीव हैं उनके बीच में कड़ी का काम करती थी खाद्य श्रृंखला के रूप में, वो कड़ी टूट जाती है और संपूर्ण जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा होता है। जो फिशरीज है ये कोरल या कोरल रीफ को भी प्रभावित करती है। देखते हैं कोरल होता क्या है। कोरल वास्तव में समुद्र में रहने वाले छोटे जीव होते हैं या कुछ जलीय पौधे होते हैं, जिनका जो बाह्य आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जब इन जीवों की मृत्यु होती है तो ये जीव एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के कारण चट्टान का रूप धारण करते हैं जो कोरल रीफ कहलाती हैं। जब हम ओवर फिशिंग करते हैं तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है और यह जो प्रभाव है कोरल के ऊपर भी पड़ता है। इट आल्सो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल नीचे, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ जो फिशिंग टेक्निक हैं वो या आप ये कहिएगा कि जो अवैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनसे जब हम मछलियां पकड़ते हैं तो निवास स्थान जो है मछलियों का उसमें असंतुलन पैदा होता है, क्योंकि वहां आप देख सकते हो कि जो नेट जिसको फिश नेट हम बोलते हैं उसका टूट जाना या वो जो समुद्र है उसमें उसका निष्पेक्षण हो जाना उस क्षेत्र के जलीय जीवों का जो भी पर्यावरण है उसको प्रभावित करता है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस प्रकार जो एक जीव है वो नेट के अंदर
फंस चुका है और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं। मैरीन जो फिशरीज है उससे जो है प्लास्टिक डिपोजिशन का भी खतरा बना रहता है और समुद्र के अंदर इस प्रकार का निष्पेक्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप समुद्र में या जो पिक्चर में देख सकते हो कि प्लास्टिक की बोतल और भी बहुत सारे जो हैं प्लास्टिक के आइटम जो हैं समुद्र में लगातार निष्पेक्षित होते रह रहे हैं या हो रहे हैं, जिससे पूर्ण रूप से जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो बदल रहा है। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री अर्थात वानिकी का प्रभाव। जो वानिकी होती है फॉरेस्ट्री वो कई रूपों में हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस, किसी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों को उसमें सुधारने में मदद करती है। जैव विविधता को बचाने में मदद करती है। किसी क्षेत्र के वाटर साइड एरिया को प्रोटेक्ट करती है। मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन जिसको हम कहते हैं, उसको रोकने में मदद करती है। आप चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार फॉरेस्ट्री के ना होने से मिट्टी का कटाव होता है। इसी प्रकार जो वानिकी है वो ग्रीन हाउस गैसेज में भी कमी लेके आती है, अर्थात जितनी फॉरेस्ट्री होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण उतनी ही शीघ्रता से करेगा। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात क्लाइमेट चेंज का खतरा बना रहता है। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट्री जो है अगर हम उसको एक प्रोटेक्ट वे में संभाल के रखते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी सदुपयोगी होती है। इफेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, प्राथमिक गतिविधियों में आगे हम देखते हैं कि जो पशुपालन है उसका प्रभाव किस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री जो है उसके लिए एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जब हम पशुपालन करते हैं तो कोई क्षेत्र हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है उसकी, और किसी क्षेत्र को पशुपालन क्षेत्र में बदलने का अर्थ है कि वहाँ के वनों को या वहाँ की भूमि को चारा उगाने के लिए प्रयोग करना, जिससे उस क्षेत्र की जो वास्तविक संरचना है उसमें बदलाव होता है और वहाँ की पारिस्थितिकी अर्थात आवास जो है नष्ट होता है। हमें पता है कि जो एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशुपालन है, जो भी पशु चारे को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उनकी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया लगातार मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। अकेला एनिमल हस्बेंड्री 35 से 40% तक जो है मीथेन गैस का उत्पादन करता है। जो एनिमल हस्बेंड्री है या उससे जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री से मिलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये जो है एक सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर डालते हैं और इनके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो मृदा यानी भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब देखते हैं इसी श्रृंखला में खेती का प्रभाव पर्यावरण पर किस प्रकार होता है। जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री के लिए देखा कि हमने भूमि की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार खेती के लिए भी भूमि की ज़रूरत होती है। अगर भूमि अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में ली जाती है, उदाहरण स्वरूप आप देख रहे होंगे कि झूम एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रचलित है, उसमें क्या होता है कि जंगलों को जलाकर साफ किया जाता है और उस क्षेत्र पर खेती की जाती है। लेकिन कुछ सालों बाद जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो अगले किसी क्षेत्र को इसी प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है। इससे जो है फॉरेस्ट्री जो है उसका विनाश होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अकेले अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स
ये सब के सब जो हैं पृथ्वी या ऊपरी जो भूप्रपटी है उसकी सॉइल केमिस्ट्री को बदल देते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर हम किसी क्षेत्र में लगातार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब रसायनों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो उस क्षेत्र में इन रसायनों की उपस्थिति ज़्यादा दर्ज होगी। इसी प्रकार ये जो रसायन हैं ये वर्षा के पानी या अन्य सिंचाई विधियों के द्वारा ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जिससे जलीय भूजल की जो गुणवत्ता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ कल्टीवेशन या कुछ क्रॉप की बात करें, जैसे उदाहरण स्वरूप जो है धान की फसल मीथेन गैस को या मीथेन गैस का उत्पादन करती है, जो एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। जलवायु परिवर्तन आप ये देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन वनों की कटाई, सिंचाई की समस्या, प्रदूषण, मृदा निम्नीकरण आदि कुछ पर्यावरण मुद्दे हैं जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, खेती से संबंधित हैं। इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड क्यूरिंग, खनन और खदान का प्रभाव। जब खनन किया जाता है किसी भी अयस्क को बाहर निकालने के लिए, तो वो जो खनन क्षेत्र है वो एज इट इज छोड़ दिया जाता है, यानी वहाँ निर्मित हुए गड्ढों को अवशिष्ट पदार्थों के ढेर एज इट इज रहते हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप देख सकते हो कि चित्र में किस प्रकार एक खनन क्षेत्र को खनन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुला छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार जो निष्कर्षण प्रक्रिया है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक जो हवाएं हैं उनका पर्यावरण में मिलन होता है, और ये गैस जो हैं वर्षा के पानी के साथ क्रिया कर कर पृथ्वी पर भी या पृथ्वी की सतह पर आती हैं, जिससे जो भूजल है या लेक, ओशन बॉडी, इनका पानी भी दूषित हो जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो हाइड्रोलॉजी है, जलीय प्रणाली है, वो भी इन खनन या खदानों के प्रभाव से बच नहीं पाती और ये प्रभावित होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज, अर्थात जो द्वितीय गतिविधियां हैं वे पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की। हमको पता है कि जो कंस्ट्रक्शंस या निर्माण या विनिर्माण की स्थिति होती है उसमें हम किसी न किसी क्षेत्र को साफ करते हैं, अर्थात वहाँ की वनस्पतियों का कटाव होता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचती है। अगर निर्माण प्रक्रिया एक विस्तृत क्षेत्र पे होती है, जिसको हम मेगा सिटी कह सकते हैं या कोई बड़ा आवासीय क्षेत्र, तो वो आवासीय क्षेत्र एक हीट आइलैंड के रूप में काम करता है। हीट आइलैंड का अर्थ हुआ कि उस क्षेत्र की जो सूर्य से आने वाले विकिरणों की क्षमता, अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। जब सूर्य से आने वाले विकिरण अधिक मात्रा में अवशोषित होंगी तो वहाँ का स्थानीय तापमान बढ़ जाएगा। जैसे ही स्थानीय तापमान बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का वायुदाब कम होगा और सामांत क्षेत्र जो नियर बाई एरिया है वहाँ से वायु उस क्षेत्र की तरफ, या जो शहर हम कह लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, उस तरफ प्रभावित होती है, जिससे उस क्षेत्र की जो स्थानीय हवा प्रणाली है, तापमान की प्रक्रिया है या टेम्परेचर जो इंडेक्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जब विनिर्माण की प्रक्रिया जारी होती है तो उससे उड़ने वाली धूल, या हम कहें कि धूलिकण, जिसको हम PM 2.5 और PM 10, यहाँ PM जो है उसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे ऐसे धूलिकण जिनका साइज 2.5 या 10 होता है, और ये जो है हमारी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे दमा जैसे रोग हो जाते हैं। अर्थात
जो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनसे उड़ने वाली धूल या अन्य पदार्थ जो हैं मानव या अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि कंक्रीट, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है, यानी इनको जो बनाया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, कारखानों में, तो उस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे मरकरी, जिसको हम पारा, लेड, सीसा, इनसे निकलने वाले जो बाई प्रोडक्ट हैं, उप उत्पाद हैं, वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो आपने देखा कि जो सेकेंडरी, द्वितीय गतिविधियां थी वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। आइए देखते हैं कि टर्सरी, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों का पर्यावरण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये गतिविधियां जो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी गतिविधियों से ही किसी न किसी रूप में जुड़ी होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रभाव जो है सीधा ना होकर एक आंशिक रूप में होता है और पर्यावरण पर ये अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। उदाहरण स्वरूप, व्यापार एक घटक है जो तृतीय गतिविधि में आता है। परिवहन जो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करता है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण को प्रभावित करता है। अनुसंधान और विकास, चतुर्थ गतिविधियों की अगर हम बात करें तो उनके दौरान प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि उन रासायनिक पदार्थों का जहाँ पर ढेर लगाया जाता है या वो जो डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं जिस स्थानों पर, उस स्थान की जो है सॉइल केमिस्ट्री, वायु प्रदूषण, अगर वो जलीय क्षेत्र के आसपास हैं तो जलीय प्रदूषण, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के ढेर जो है वो आज के दौर का एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और यह एक आने वाले समय में जटिल समस्या बनी रहेगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पंचम गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।